अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन एंड आंसर। इस क्वेश्चन एंड आंसर में अब तक हम लोगों ने क्या देखा उस पर एक झलक हम लोग लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में जाना, जैसे कि मान लो गवर्नेंस किसको बोलते हैं। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि गवर्नेंस ग्रीक वर्ड गबर से बना हुआ है, ग्रीक के वर्ड गबर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मल्टीपल स्टेक होल्डर लोगों को मीन्स एंड मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, ताकि वो बहुत सारे अल्टरनेटिव को इवेलुएट कर सके, उसी के हिसाब से डायरेक्शन सेट कर सके और उनके डायरेक्शन का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बात को मॉनिटर कर सके। ठीक है, जहां पर आप लोग अकाउंटेबिलिटी को शेयर करते हो वहां पर गवर्नेंस का जन्म होता है, यानी कि मैनेजमेंट अपने काम को जहां पर डेलीगेट करती है वहां पर गवर्नेंस का जन्म होता है। तो गवर्नेंस का और कुछ मतलब नहीं होता है, इसका मतलब होता है रिव्यू करना, जिसको हम लोगों ने देखा था टू स्टीयर। ठीक है, टू स्टीयर वर्ड देखा था जो कि गबर वर्ड से बना हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा करी थी इंटरप्राइज गवर्नेंस के बारे में। इंटरप्राइज गवर्नेंस एक सिस्टम होता है। ये सिस्टम किसके लिए होता है, मतलब एक तरह का ये सिस्टम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिसेस बताता है बोर्ड के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिसेस बताता है, मतलब सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिसेस बताता है बोर्ड के लिए। ठीक है, जिसमें कई प्रकार के पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, स्टैंडर्ड, टूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी कि कोड, स्टैंडर्ड वगैरह सब बताए गए रहते हैं जिसका पालन करना है। तो ये इंटरप्राइज लेवल पर गवर्नेंस किया जाता है, इसीलिए इसको इंटरप्राइज गवर्नेंस बोलते हैं। फिर हम लोगों ने जाना था कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी एक सिस्टम होता है जिसका मकसद दो होता है, स्टेक होल्डर लोगों को वैल्यू डिलीवर करना और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इनहांस करना। और स्टेक होल्डर लोगों को वैल्यू डिलीवर करने के लिए और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए कई प्रकार के सेट ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल दिए जाते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ये एक स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि एंटिटी के ओवरऑल कंट्रोल के लिए बनाया जाता है। ऐसा स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस लगाने से फायदे होते हैं कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की होती है मैनेजमेंट बोर्ड से लेकर स्टेक होल्डर तक, सारे रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एस्टेब्लिश किया जाता है। अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए क्या क्या होने चाहिए हम लोगों ने देखा था कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है यहाँ पर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसी भी इंटरप्राइज के, इसीलिए इंटरनल कंट्रोल इसमें साउंड होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल की व्यवस्था। उसके बाद स्टेक होल्डर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कई प्रकार के कंट्रोल होने चाहिए। उसके बाद ऑडिट कमेटी जैसी कई ओवरसाइट मैकेनिज्म यहाँ पर एस्टेब्लिश की जाती है। और उसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी डायरेक्टर लोग काम कर रहे हैं उस बात को मॉनिटर करने के लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने जाना था आईटी गवर्नेंस क्या होता है। आईटी से स्टेक होल्डर लोगों के नीड्स को कैसे पूरा किया जा सकता है, सही तरीके से पूरा किया जाए, यानी कि आईटी और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो है वो अलाइन रहे, इसलिए जो गवर्नेंस होता है उसको हम लोग आईटी गवर्नेंस बोलते हैं। इसमें हम लोगों ने जाना था कि आईटी के रिस्पेक्ट में इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी और कंप्लाइंस को हमेशा इंश्योर करते हुए रहें, इसकी वजह से मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया जाता है। इसको हम लोग आईटी गवर्नेंस बोलते हैं। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बिल्कुल सिमिलर होता है, लेकिन आईटी पर इसमें ज्यादा फोकस किया जाता है। बिजनेस जो होता है वो हमेशा आईटी का जो यूज होता है या आईटी का सर्विसेज या रिसोर्सेज का यूज होता है वो हमेशा बिजनेस की दिशा में रहे और बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए इस्तेमाल हो, इसीलिए आईटी गवर्नेंस किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कॉर्पोरेट गवर्नेंस और यहाँ पर आपका आईटी गवर्नेंस में रिलेशन क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि आईटी जो होता है वो किसी भी बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए आज के डेट में की इनेबलर होता है। दूसरी बात हम लोगों ने जानी थी कि आईटी एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता है। किस लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता है? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। आईटी से क्या फायदा होता है? स्ट्रैटेजिक डिसीजन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो पाता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें हुई थी हम लोगों ने देखा था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है वो ड्राइव्स एंड सेट आईटी गवर्नेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशनशिप होता है। कैसे रिलेशनशिप होता है? जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस और आईटी गवर्नेंस होता है उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अपना डिसीजन मेकिंग लेने के लिए स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस जो सिस्टम होता है उसको ठीक से पालन करने के लिए उनको क्या कर चाहिए होता है? इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, यानी कि इनको इंफॉर्मेशन इनपुट देने वाला कौन है? आईटी है इनको इंफॉर्मेशन इनपुट देने वाला, यानी कि आईटी एक इंटीग्रल पार्ट होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसेट होता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम लोगों ने अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था मेजर बेनिफिट्स क्या क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नेंस से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नेंस से मेजर बेनिफिट क्या क्या होता है। उसमें आपको जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस के बेनिफिट आए, ठीक है, किसी भी बिजनेस को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपको लक्ष्य मूवी की याद आनी चाहिए। इसमें पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था, मिशन एंड स्ट्रैटेजी। मिशन एंड स्ट्रैटेजी स्टेब्लिश होता है, ठीक है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आईटी के इस्तेमाल से डिजायरेबल बिहेवियर की दिशा में कदम रखते हैं। उसके बाद जितने भी बिजनेस प्रोसेस होते हैं उसको इंटीग्रेट किया जाता है प्री डिफाइंड और कोऑर्डिनेटेड मैनर में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनी रहती है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेशंस होते हैं इस गवर्नेंस की वजह से उससे हम लोग ओवरकम कर पाते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप और सेटिस्फैक्शन अच्छा होता है कस्टमर का, बिजनेस का, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पे। और लास्ट वाला हम लोगों ने देखा था फायदा क्या होता है कि जो आपका डिसीजन मेकिंग जो होता है वो काफी अच्छा हो पाता है आईटी के प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि 2 मेजर डायमेंशन गवर्नेंस के क्या क्या होते हैं। कन्फर्मेंस, जिसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम से भी देखा था, फिर परफॉर्मेंस, जिसको बिजनेस गवर्नेंस के नाम से भी जाना था। कन्फर्मेंस ही बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। तो कन्फर्मेंस में किस चीज का कन्फर्मेंस किया जाता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का कन्फर्मेशन किया जाता है। ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्टोरिक व्यू देता है, ठीक है। ऑडिट कमेटी वगैरह जैसी ओवरसाइट मैकेनिज्म इसमें स्टेब्लिश किया जाता है ताकि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अच्छी तरीके से रिव्यू कर सके। मतलब कॉर्पोरेट में जो भी आपके गवर्नेंस से रिलेटेड, कंप्लाइंस करने से रिलेटेड पालन है, जिसका डायरेक्शन आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया है, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सुपरवाइजरी मैकेनिज्म की तरह कमेटी बनाई जाती है जिसको ओवरसाइट मैकेनिज्म करके वर्ड यूज किया गया है आपके स्टडी मटेरियल में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जाना था परफॉर्मेंस गवर्नेंस के बारे में। परफॉर्मेंस गवर्नेंस किस चीज पर फोकस करता है, तो वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज पर फोकस करता है, ठीक है। और परफॉर्मेंस का मतलब क्या, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस, यानी कि स्ट्रैटेजी और परफॉर्मेंस को ओवरऑल जो है वो दिशा मिलती है, ठीक है। बैलेंस स्कोर कार्ड या फिर अन्य बहुत प्रकार के इसमें टूल्स वगैरह सब इस्तेमाल किए जाते हैं, टूल्स वगैरह, टेक्निक वगैरह, बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह, यानी कि स्ट्रक्चर प्रैक्टिसेस और टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस जितना हम चाहते हैं और जितना हो रहा है उसमें गैप का एनालिसिस किया जाता है। कोई भी डिविएशन वगैरह सब होता है तो उसमें अकॉर्डिंगली सुधार किया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी खामी क्या होती है कि यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरह कोई पक्का से पक्का ओवरसाइट मैकेनिज्म स्टेब्लिश नहीं किया जाता है, जैसे इसमें ऑडिट कमेटी वगैरह सब स्टेब्लिश किया जाता था सुपरवाइज करने के लिए। यहाँ पर परफॉर्मेंस वाले में सुपरवाइज करने के लिए कुछ ऐसा वैसा स्टेब्लिश नहीं किया जाता है, ये खामी होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था व्हाट आर द मेजर की प्रैक्टिसेस टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस इन एन इंटरप्राइज। किसी भी इंटरप्राइज में, ठीक है, क्या प्रैक्टिसेस होते हैं स्टेटस जानने के लिए। आप क्या जानना चाहते हो, स्टेटस जानना चाहते हो आईटी गवर्नेंस का, जिसमें हम लोगों ने ये हूं हाँ वट वाली स्टोरी देखी थी, जिसमें आपने क्या देखा था कि आपको 2 बातें याद रखनी है। एक मैंने आपको बताया था स्टेटस और दूसरा मैंने आपको बताया था डिसीजन, ठीक है, डिसीजन। तो आईटी गवर्नेंस के की प्रैक्टिसेस टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आईटी गवर्नेंस किस लेवल का है, किस हद का है, कितना अच्छा है, उसके स्टेटस को जानने के लिए क्या मेजर की प्रैक्टिसेस आपको डिटरमाइन करने होंगे। तो जिसमें मैंने 3 कैटेगरी में आपको बांटा था, हु, हाउ और व्हाट, ठीक है। तो पहला कैटेगरी हम लोगों ने देखा था कि कौन जो होता है वो आईटी से रिलेटेड डिसीजन लेगा, ठीक है, या फिर कंट्रोलिंग के लिए जिम्मेदार है या फिर एग्जीक्यूट करेगा डिसीजन को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा कैटेगरी देखा था हाउ 3 बार आया है, कैसे डिसीजन लिया जाता है। अगर डिसीजन मेकिंग के टाइम पर जो हमने सोचा था उससे कुछ एक्सेप्शंस आते हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है, और कैसे जो हमने डिसीजन लिया था उसके रिजल्ट को मॉनिटर और इंप्रूव किया जाता है। उसके बाद व्हाट में हम लोगों ने देखा था क्या क्या इंफॉर्मेशन लगता है, ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन लगता है डिसीजन के लिए। उसके बाद देखा था क्या डिसीजन मैकेनिज्म जो होती है वो जरूरत होती है। फिर हम लोगों ने देखा था की बेनिफिट ऑफ आईटी गवर्नेंस अचीव्ड एट हाईएस्ट लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आईटी गवर्नेंस के बेनिफिट के बारे में हम लोगों ने जाना था, जहां पर मैंने आपको आरती की कहानी सुनाई थी, ठीक है, आरती की कहानी सुनाई थी। वहां पर मैंने आपको क्या बोला था कि कुछ बातें इंक्रीज होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था आरती इंक्रीज होती है, ठीक है, तो सॉरी आरती इंप्रूव होती है। आरती से आपका जो है दिमाग इंप्रूव होता है और बेटर कॉस्ट परफॉर्मेंस आप कर पाते हो, यानी कि अपने आईटी रिसोर्सेज बोले तो अपने दिमाग का बेटर यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर पाते हो। तो इसमें हम लोगों ने देखा था सबसे पहले आईटी के थ्रू जो आपको वैल्यू डिलीवर होती है कस्टमर को वो इंक्रीज होता है, जो यूजर्स होते हैं उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ता है आईटी के सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा था एजिलिटी, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ता है। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब आप
तुरंत आपको पता चल जाता है क्या प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर किया जाता है। या जैसे मान लो कि आपने जो कमांड छोड़ा उसका रिस्पॉन्स तुरंत आता है, तो उसको एजिलिटी बोलते हैं। कॉस्ट परफॉर्मेंस अच्छा होता है, ठीक है। मैनेजमेंट जो होता है वो इंप्रूव होता है। और आईटी के बारे में बोला गया है कि वो इनेबलर है, ठीक है, चेंजेस का, ना कि वो इनहिबिटर है, मतलब किसी प्रकार का रुकावट देने वाला नहीं है, वो बदलाव को बढ़ावा देने वाला है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है बिजनेस प्रोसेस में, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पर। कंप्लायंस विद रेगुलेटरी लॉ वगैरह सबका पालन हो पाता है, चाहे वो इंटरनल लेवल पे पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, स्टैंडर्ड हो या फिर एक्सटर्नल लेवल हो। आईटी रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज हो पाता है। उसके बाद लेकिन ये जो वैल्यू डिलीवर करनी है आपको, ठीक है, यहाँ पर आईटी के बेनिफिट उठाने हैं आईटी गवर्नेंस के, तो उसके लिए कुछ चीजें प्री कंडीशंस हम लोग ने देखा था। प्री कंडीशंस का मतलब क्या हुआ कि आपका जो होता है ओनरशिप डिफाइंड एंड एग्रीड होना चाहिए। ओनरशिप डिफाइंड एंड एग्रीड होना चाहिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद बोलता है कि आपका दूसरा कंडीशन कि आपकी जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से ही ये बेनिफिट आपको डिटरमाइन करना है। ये भी आपको जानना है कि कब किस वक्त आपने आईटी लगाने से किस वक्त बेनिफिट होगा, टाइमिंग क्या होगा, क्या रियलिस्टिक है, उसके बारे में जानना है। कितना रिस्क होगा, क्या क्या आपने एजम्पशंस लिए हैं, मतलब किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये बेनिफिट, उसके बारे में जानना होगा। उसके बाद मेजरमेंट कैसे करोगे उसका भी व्यवस्था होना चाहिए कि भाई आईटी से वाकई में बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो ये सब जानने के लिए, ये ओनरशिप और ये आपका जो टाइमिंग वगैरह सब जानने के लिए आपका एक्यूरेट डाटा जो होता है टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सारे प्री कंडीशंस होते हैं इन सब बेनिफिट्स को पाने के लिए। फिर हम लोगों ने देखा था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीईआईटी। जीईआईटी का मतलब क्या होता है, उसके की बेनिफिट्स के बारे में हम लोगों ने जाने थे कि जीईआईटी एक्चुअली में होता क्या है, उसका बेनिफिट क्या होता है। तो जीईआईटी के बारे में सबसे पहली बात मैंने आपको याद रखनी बोली थी कि जीईआईटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसेट होता है। जीईआईटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसेट होता है, ये वो सारी फैसिलिटी देता है, ठीक है, जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल कर पाते हो। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल करने के लिए जीआईटी जो है आपको फैसिलिटी देता है। किसके लिए, आईएस कंट्रोल करने के लिए। ध्यान रहे जीआईटी आपको फैसिलिटी देता है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं इसका में जो आपको याद रखने काफी जरूरी होते हैं, तब आपका आंसर सही दिशा में जा पाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है जीआईटी का, इंटरप्राइज आईटी के रिक्वायरमेंट को एनालिसिस और आर्टिकुलेट करके इफेक्टिव बनाता है, ठीक है। जो भी आपका इंटरप्राइज आईटी का रिक्वायरमेंट होता है, जो भी इंटरप्राइज आईटी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको जानकर उसको आर्टिकुलेट करके और फिर इफेक्टिव बनाता है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और स्टैंडर्ड बनाता है। उसके बाद जीआईटी के बेनिफिट्स के बारे में हम लोगों ने जाने थे। अलाइन एलटीसी विथ बोर्ड, अलाइन एलटीसी विथ बोर्ड, इसमें हम लोगों ने देखा था अलाइन का मतलब ये कंसिस्टेंट अप्रोच प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंटरप्राइज गवर्नेंस के लिए ये क्या करता है, कंसिस्टेंस अप्रोच प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी कि इंटरप्राइज गवर्नेंस को और आईटी गवर्नेंस को अलाइन रखता है। दूसरा हम लोगों ने देखा था इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव के साथ, इंटरप्राइज स्ट्रेटजी के साथ बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अलाइन रखता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी बनाए रखता है, यानी कि आईटी रिलेटेड प्रोसेस जो भी होते हैं, ठीक है, उसको ओवरसी करता है, मतलब ऊपर से देखता है, उसको रिव्यू करते रहता है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बनाए रखता है। उसके बाद जितने भी कंप्लाइंस होते हैं आईटी के रिस्पेक्ट में उस पर विशेष रूप से फोकस करता है, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पे। उसके बाद ये इंश्योर करता है कि गवर्नेंस रिक्वायरमेंट को बोर्ड वाले जो है वो पूरा कर रहे हैं। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय जीईआईटी की बेनिफिट्स, जीईआईटी के की बेनिफिट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऐसी चीजें अगर एग्जाम में आती है तो कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। अब जो जीईआईटी होता है उसमें की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है, जीईआईटी के की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जितने भी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस होंगे, केजीपी जितने भी होंगे, उसमें ईडीएम आराम से लिख सकते हो। तो की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जो इंप्लीमेंट करने जरूरी है जीईआईटी के लिए, इसमें हम लोगों ने जाना था इवेल्युएट करना पड़ता है गवर्नेंस को, डायरेक्ट करना पड़ता है गवर्नेंस सिस्टम को, और उसके बाद मॉनिटर करना पड़ता है गवर्नेंस सिस्टम को, ठीक है। तो गवर्नेंस सिस्टम को तो इवेल्युएट करना क्या पड़ता है गवर्नेंस सिस्टम को, तो जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस जो है वो सही तरीके से बनी रहे, इस बात को इवेल्युएट करना पड़ता है। उसके बाद मान लो कोई प्रॉब्लम दिखा, कोई वीकनेस दिखी, तो इसके अकॉर्डिंगली डायरेक्शन सेट करना पड़ता है, यानी कि सपोर्टिंग रोल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट वगैरह का कमिटमेंट भी लेना पड़ता है। उसके बाद एम में हम लोगों ने जाना था कि इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस को लगातार मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने अगला क्वेश्चन देखा था बेस्ट प्रैक्टिसेस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। इस पर हम लोगों ने देखा था कि हायरार्की बनाकर आपने क्या किया था, मैड लोगों को यानी कि पागल लोगों को आपने क्या किया था, पागल और स्ट्रांग लोगों को क्या किया था, यहां पर इंसेंटिव दिया था, ठीक है।
और जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके काम को स्पेशल मॉनिटर करते हुए अपने इंफॉर्मेशन फ्लो के बारे में भी जाना था। तो सबसे पहले पॉइंट में हम लोगों ने देखा था क्या, हम लोगों ने देखा था हायरार्की के बारे में। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है उनके आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आपका और या फिर अप्रूवल की हायरार्की होती है, वो पूरी तरह से डिफाइंड होनी चाहिए। उसके बाद मैड लोगों का, तो मैड लोगों का मैंने क्या बोला था, एम से मैनेजर, उसके बाद मैनेजमेंट, एम से मैनेजमेंट, और उसके बाद ऑडिटर्स, उसके बाद डायरेक्टर्स, ठीक है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह सब, उन लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन या कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है, उसका मैकेनिज्म भी पूरी तरह से स्टेब्लिश होना चाहिए। उसके बाद हायरार्की बनाकर मैड और स्ट्रांग लोगों को, यानी कि स्ट्रांग इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल बेस्ट प्रैक्टिसेस होगा आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, आपका स्ट्रांग, यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम लोगों ने देखा था प्री रिक्विजिट, अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या होने चाहिए, उसमें हम लोगों ने इंटरनल साउंड इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, वो भी देखा था। तो घुमा फिरा के हम लोग उसी के बारे में अपनी चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद रिस्क एक्सपोजर पर स्पेशल मॉनिटर होना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो भी अपना अप्रोप्रिएट मैनर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस करेगा, पालन करेगा नियमों का, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, इंसेंटिव्स वगैरह सब भी दोगे। उसके बाद अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन फ्लो इंटरनली और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन फ्लो अच्छे से होना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा था मैनेजरियल एक्टिविटी इन इंटरप्राइज, ठीक है, मतलब यहाँ पर इंटरप्राइज लेवल पर मैनेजरियल एक्टिविटी के बारे में, जिसमें मैं आपको नमो के बेटे समो के बारे की कहानी सुनाई थी। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ठीक है, मैनेजमेंट कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, मैनेजमेंट कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल, इसमें आपको मैंने एक वर्ड गौर कराया था, रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस यानी कि आईटी रिसोर्सेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, रिसोर्सेस एंड पॉलिसीज। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग यानी कि टॉप मैनेजमेंट करता है, उसके बाद मैनेजमेंट कंट्रोल यानी कि मिडिल मैनेजमेंट करता है, कि ये क्या करता है कि रिसोर्सेस के बारे में प्लानिंग करता है, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, ठीक है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करता है। यहाँ पर क्या होता है, मिडिल वाले क्या करते हैं कि सही तरीके से यूज हो रहा है और स्पेसिफिक टास्क के परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशनल कंट्रोल यानी कि ऑपरेशनल वाले यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट जिम्मेदार होते हैं। तो जैसे ही मैनेजरियल एक्टिविटीज आएगी किसी भी इंटरप्राइज में, तो वो 3 लेवल पर की जाती है, वो आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके स्टडी मटेरियल में है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और जो होते हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कभी भी, तो आपको ध्यान रखना है। रोल ऑफ आईटी इन इंटरप्राइज, किसी भी इंटरप्राइज में आईटी का रोल क्या है, इस पर अगर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है, कि आईटी का रोल क्या है किसी भी इंटरप्राइज में, तो आपकी दिशा क्या होनी चाहिए। आईटी से आपको सबसे पहले स्ट्रैटेजिक एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होता है। दूसरा कि आपका बिजनेस प्रोसेस के लिए आईटी का करेक्ट डिप्लॉयमेंट जो है हो पाता है अगर इस पर गवर्नेंस लगा हुआ है तो। इंटरनल कंट्रोल अच्छा होता है, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, और उसके बाद गवर्नेंस, गवर्नेंस के 2 पर्सपेक्टिव, 2 डायमेंशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और परफॉर्मेंस गवर्नेंस, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्या रिलेशनशिप होता है बिजनेस स्ट्रैटेजी और आईटी स्ट्रैटेजी के बीच में, क्या रिलेशनशिप होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी हुई है। तो कोई भी इंटरप्राइज जो होता है आज की डेट में आईटी के बिना जो है वो सक्सेस नहीं कर सकता है। यानी कि अगर बिजनेस स्ट्रैटेजी आपको सक्सेस के लिए आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी बनानी है और बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए आपको आईटी स्ट्रैटेजी बनानी जरूरी हो जाती है। जो भी इंटरप्राइज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल डिसीजन होता है, वो भी आपको आईटी से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेशन करवाना है आपस में जितने भी बिजनेस प्रोसेस होते हैं, सब कुछ आपको आईटी को मद्देनजर रखते हुए ये सारे काम करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका इंपैक्ट इंटरनल कंट्रोल पर भी जबरदस्त पड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि बिजनेस स्ट्रैटेजी में मतलब आईटी के हेल्प से आप कैसे कैसे बिजनेस स्ट्रैटेजी को सही कर पाते हो, मतलब इंप्लीमेंट कर पाते हो अपनी स्ट्रैटेजी को, और ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना था कि कैसे कैसे उसको बेनिफिट होता है। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी विद आईटी स्ट्रैटेजी में रिलेशनशिप हम लोगों ने बताने ही इस तरह से। फिर हम लोगों ने देखा था की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड फॉर अलाइनिंग आईटी स्ट्रैटेजी विद एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी। आईटी स्ट्रैटेजी को एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी के साथ आप अलाइन करना चाहते हो तो उसके क्या की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। सीपीटी से लेकर फाइनल का सफर हमारी कहानी का हिस्सा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अबे इंटरप्राइज के करंट डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। उसके बाद असेसमेंट करना है इन्वायरमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कैपेबिलिटी को जो करंट वातावरण के हिसाब से है, और परफॉर्मेंस को। फिर जहां पर आपको जाना है जो टारगेट है आपका, टारगेट आईटी कैपेबिलिटी, करंट को जान लिया, करंट डायरेक्शन को भी जान लिया कि भैया हम लोग एक्चुअली में जा कर रहे हैं। दूसरा करंट वातावरण वगैरह सबको भी जान लिया और करंट परफॉर्मेंस को भी जान लिया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जो है वो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए अब फ्यूचर में आपको कहां जाना है, वो टारगेट आईटी कैपेबिलिटी को डिफाइन करना है कि हमारी कैपेबिलिटी कैसी होनी चाहिए। जो करंट है और टारगेट है उसमें गैप एनालिसिस करना है आपको कि किस किस तरह से गैप एनालिसिस करना है कि आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजिक प्लान और रोड मैप को डिफाइन करना है टारगेट को पाने के लिए। उसके बाद कम्युनिकेट करना है आईटी स्ट्रैटेजी एंड डायरेक्शंस को एप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर लोगों को। उसके बाद जो भी आपका आईटी स्ट्रैटेजी और बिजनेस स्ट्रैटेजी है उसके अलाइनमेंट को बराबर से रिव्यू करते
करते रहना है, ठीक है, ताकि कोई डिविएशन ना आ जाए। फिर हम लोगों ने देखा था एक्सप्लेन द की फंक्शन ऑफ आईटी स्टीयरिंग कमिटी इन ब्रीफ, ठीक है। की फंक्शंस में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, लोनावाला पुलिस स्टेशन से लेकर दिल्ली के रजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन तक की कहानी, ठीक है। इसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से क्या क्या देखा था कि सबसे पहले अलाइनमेंट करना पड़ता है लॉन्ग रेंज प्लान को और शॉर्ट रेंज प्लान को, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट के जो प्लान होते हैं उसमें अलाइन करता है ये आईटी वाले, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर आईटी के जो फंक्शंस होते हैं उसमें जो होती है आपको साइज एंड स्कोप के आधार पर और प्रायोरिटी के हिसाब से कि कहाँ कहाँ ज्यादा डिप्लॉयमेंट की जरूरत है उस बात का डिसीजन ये लेता है, ठीक है। उसके बाद आईटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो मेजर प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, उसको रिव्यू और अप्रूव करता है ये लोग, ठीक है। कौन लोग? तो आईटी स्टीयरिंग कमेटी लोग। इन महानुभाव लोगों के काम के बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद जितने भी की प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के टर्म में, ठीक है, रिटर्न के टर्म में जो है मॉनिटर करते हैं ये लोग, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो है प्लान बनाते हैं और प्लान का ठीक से पालन हो रहा नहीं हो रहा है ये सारी चीजें देखते हैं। और लास्ट में जो होता है कॉन्फ्लिक्ट वगैरह सब जो आईटी के डिप्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में होता है उसको दूर करते हैं, पॉलिसी प्रोसीजर मेथड स्टैंडर्ड बनाते हैं, लास्ट में रिपोर्टिंग करते हैं। इनकी मेन जिम्मेदारी होती है बोर्ड को बराबर से रिपोर्ट करना स्पेसिफाइड पीरियड पर। उसके बाद मैंने आपको आईटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में बताया था, जहां पर मैंने आपको इसरा के बारे में बताया था, यहाँ पर ESRA के बारे में बताया था। आईटी स्ट्रेटेजी प्लानिंग का मतलब मैंने बताया था कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टर और पर्पस डिसाइड किया जाना आईटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहलाता है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस लगेगा, कहां कहां रिसोर्सेस लगेगा। जब इस आईटी स्ट्रेटेजी प्लानिंग की बात आती है तो आपके दिमाग में फट से रिसोर्सेस याद आना चाहिए वर्ड, और दूसरा इसरा वर्ड याद आना चाहिए, और नमो का बेटा समूह याद आना चाहिए, बस 3 लेवल पे। तो इस तरह से बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए रिसोर्सेस कहां कहां लगेगा और कितना लगेगा, ये प्लान कौन बनाता है? आईटी स्ट्रेटेजी प्लान टॉप मैनेजमेंट बनाता है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर टॉप मैनेजमेंट बनाता है। तो कुछ बातें हम लोगों ने जानी थी, लेकिन हमारी मुख्य बातें क्या थी, क्या क्या क्लासिफिकेशंस होता है आईटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के, ठीक है, क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, यानी कि वेरियस लेवल या कंपोनेंट या टाइप क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था इंटरप्राइज स्ट्रेटेजिक प्लान। उसके बाद हम ई फॉर इंटरप्राइज स्ट्रेटेजिक प्लान, एस फॉर सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान, ठीक है, इंटरप्राइज सिस्टम, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहली बार में केवल इंटरप्राइज लगा हुआ है, बाकी 3 में जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा हुआ है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का स्ट्रेटेजिक प्लान, इंफॉर्मेशन सिस्टम का रिक्वायरमेंट प्लान, इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या बोलते हैं एप्लीकेशन एंड फैसिलिटी प्लान। मतलब आप आईटी के रिस्पेक्ट में क्या क्या होता है आपको एक बार मैं फिर से ध्यान दिला दूं। मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर की इनेबलर पूछा जा सकता है, यहाँ पर की इनेबलर पूछा जा सकता है, और यहाँ पर पूछा जा सकता है कि प्लान में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। अगर यहां से क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलती होने की संभावना रहेगी। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था इंटरप्राइज स्ट्रेटेजिक प्लान के बारे में। कोई भी इंटरप्राइज जो होता है, ठीक है, उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव का स्पेसिफिकेशन तैयार किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो करंट वातावरण है उसके हिसाब से काम करने के लिए कई सारे कंस्ट्रेंट्स को ढूंढे जाते हैं, क्या क्या लिमिटिंग फैक्टर है, क्या क्या स्कार्सिटी है, उन सब के हिसाब से जो भी आपका काम है उसमें प्रायोरिटी सेट की जाती है, उसको इंटरप्राइज स्ट्रेटेजिक प्लान बोलते हैं। मुख्य रूप से आईटी पर यहाँ पर फोकस करना है और आईटी रिसोर्सेज पर फोकस करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था IS इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान। जैसे ही ये बात आती है वैसे ही आपको क्या ध्यान आना चाहिए, वैसे ही आपको ध्यान आना चाहिए एक वर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान में जो भी आपका टेक्निकल सॉल्यूशन जो है, मतलब आप स्ट्रैटेजी जो बना रहे हो, जो नया प्लान बना रहे हो, उस प्लान के लिए क्या क्या टेक्निकल चीजें चाहिए, मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या फिजिबल है आपके लिए नया लगाना, ठीक है, नया सिस्टम या प्रपोज सिस्टम लगाना, ठीक है, क्या रिस्क एंड एक्सपोजर है, क्या सीनियर मैनेजमेंट वगैरह का सपोर्ट मिलेगा। तो यही सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान के की इनेबलर जो इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान को इनेबल कर सकते हैं, उसमें हम लोगों ने देखा था इंटरप्राइज बिजनेस स्ट्रेटजी, ठीक है, उस आईटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। डिफाइन करना है कैसे आईटी सपोर्ट करेगा बिजनेस ऑब्जेक्टिव में, ये बात को डिफाइन करना है, ठीक है। टेक्निकल सॉल्यूशन जो है एग्जैक्टली क्या है हमारा, और करंट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वो सपोर्ट करने वाला है या नहीं, किस एक्सटेंट तक सपोर्ट करेगा, अगर पूरा सपोर्ट नहीं करेगा तो ये भी देखना है, या बिल्कुल नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी मार्केट में क्या चल रही है उसको मॉनिटर करना है, फिजिबिलिटी स्टडी और रिलायबिलिटी चेक करना है। उसके बाद एग्जिस्टिंग सिस्टम का असेसमेंट करना है। उसके बाद मार्केट में
जो भी रिस्क या क्वालिटी जो है चल रही है फिलहाल उसके बारे में जानना है, और क्या लास्ट में सीनियर मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलेगा क्या हमारे नए प्रोजेक्ट को लेकर इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में, ये सारे स्ट्रेटेजिक प्लान में, इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान में देखने हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट प्लान में, जैसे रिक्वायरमेंट प्लान आएगा, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि आईटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट प्लान आएगा तो आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की याद आनी चाहिए, यानी कि डीबीएमएस में क्या क्या खासियत आपने देखी थी, ऑटोमेटेड डाटा एंड रिपोजिटरी सिस्टम होता है, रिपोजिटरी और डिक्शनरी होता है, रिपोजिटरी सिस्टम और डिक्शनरी होती है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है डेटा और डेटाबेस के रिस्पेक्ट में, उसको ध्यान में रखना है। डेटा सिंटेक्स रूल होना चाहिए, रिक्वायरमेंट जो है आपका रूल होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद तीसरी बात कि ओनरशिप जो होती है, जो आपका डेटाबेस होता है उसका ओनर कौन रहेगा ये डिफाइंड होना चाहिए, सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, बिजनेस मॉडल होना चाहिए इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में, और इंटरप्राइज में इंफॉर्मेशन का आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये सारी कुछ रिक्वायरमेंट होती है आईएएस रिक्वायरमेंट प्लान के, तो ध्यान रहे। अब हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन एंड फैसिलिटी प्लान। अब ये डेटा की बात आ गई, उसके बाद आप अपने सॉफ्टवेयर की बात आती है, सॉफ्टवेयर बोलो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात आती है। तो स्पेसिफिक एप्लीकेशन सिस्टम, आप जो नया वाला सिस्टम लगाना जा रहे हो उसके लिए क्या क्या आपको एप्लीकेशन लगेगा, उस एप्लीकेशन को लाने में, जुगाड़ करने में या बनाने में कितना टाइम लगेगा, उसका शेड्यूल, उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए क्या क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सपोर्टिंग टूल्स वगैरह सब लगेंगे, ठीक है, क्या क्या फैसिलिटीज अदर रिक्वायर्ड है, और ऑर्गेनाइजेशन के करंट वातावरण में स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें हम लोगों ने इसरा के बारे में पूरी कहानी जानी थी। अब हम लोग जानते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की चर्चा, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब तक हम लोगों ने रिवाइज किया, डिस्कस करना है की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस व्हिच आर नीडेड टू इंप्लीमेंट फॉर इवैल्यूएटिंग वेदर बिजनेस वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम यूज ऑफ आईटी। मैंने आपको बोला था कि की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में आएगा क्या बिजनेस वैल्यू यूज डिराइव फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, क्या आईटी के इस्तेमाल से, ठीक है, बिजनेस वैल्यू डिराइव होती है, और दूसरा एक की मैट्रिक्स में भी आएगा, ठीक है, कि आपको जो है आईटी के यूज से बिजनेस वैल्यू डिराइव, तो दो जगह आ सकता है, दोनों को हम लोग साथ में यहां पर देखते हैं। जब की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात आती है तो आप क्या लिख सकते हो, मतलब आपको मतलब की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात आती है तो सबसे पहले आप लिख सकते हो कि वेदर बिजनेस वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, इसमें ईडीएम इवैल्यूएट करना है, डायरेक्ट करना है और मॉनिटर करना है वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन को। जैसे ही बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज ऑफ आईटी तो वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन वर्ड आपको याद आनी चाहिए, ठीक है, वेदर बिजनेस वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम यूज ऑफ आईटी तो आपको क्या याद आनी चाहिए, बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन वर्ड याद आना चाहिए। तो इवैल्यूएट करना है वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन को, मतलब आईटी लगाने में देखना है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और अदर सारे फैसले को आपको यहां पर इवैल्यूएट करना है। उसके बाद डायरेक्ट करना है वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन को पूरे इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में आईटी सर्विस एंड आईटी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके पूरे इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, ऑप्टिमल बेनिफिट हो, इसलिए डायरेक्शन सेट करना है। उसके बाद उन डायरेक्शन का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन के रिस्पेक्ट में क्या सिग्निफिकेंट इशू या प्रॉब्लम है और क्या क्या करेक्टिव एक्शन लेना पड़ सकता है, इस बात को मॉनिटर करना है, मतलब प्रॉब्लम जानकर उसको करेक्टिव एक्शन लेना। तो इवैल्यूएट, डायरेक्ट और मॉनिटर वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। तो की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यहां पर हम लोगों ने देखा वेदर बिजनेस वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, इसमें हम लोगों ने क्या क्या जाना, इवैल्यूएट वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, डायरेक्ट वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन और मॉनिटर वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, तीन बातें आपको याद रखनी है। दूसरा बिजनेस वैल्यू का क्वेश्चन क्या है, बिजनेस वैल्यू डिराइव फ्रॉम यूज ऑफ आईटी में ये की मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, की मैट्रिक्स, ठीक है, आप यहां पर इवैल्यूएट करना चाहते हो, ठीक है, यहां पर तो आपने देखा कि कि एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहां पर आप इवैल्यूएट करना चाह रहे हो कि हो रहा है तो कितना हो रहा है, आईटी से कितना बेनिफिट हो रहा है बिजनेस को, इस बात को आप यहां पर इवैल्यूएट करना चाहते हो। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, की गोल्स एंड मैट्रिक्स, की गोल एंड मैट्रिक्स, इसके बारे में हम लोग अपनी चर्चा अब करते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोगों ने ये की मैट्रिक्स के बारे में कहां देखा था। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ सकता है, पहले तो आपको क्वेश्चन याद रखना काफी जरूरी है कि कहां से क्वेश्चन और कैसे कैसे घुमा सकता है, तब आप उसके आंसर को याद रख सकते हो। तो पहले आपको समझना होगा कि की मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि इवैल्यूएट करना है कि क्या एक्चुअली में आपको एक्चुअल में बिजनेस वैल्यू डिराइव हो रही है आईटी के इस्तेमाल से, क्या बिजनेस वैल्यू डिराइव हो रही है आईटी के इस्तेमाल से। दूसरा हम लोगों को देखना था यहां पर इस चैप्टर में क्या क्वेश्चन देखते हो, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, ठीक है, उसके प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करना चाहते हो तो उसके लिए क्या
की मैट्रिक्स हो सकता है, तो रिस्क मैनेजमेंट, इसके प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि आईटी कंप्लायंस प्रोसेस के बारे में आपको एक आ सकता है आईटी कंप्लायंस, ठीक है। आईटी कंप्लायंस के बारे में भी की मैट्रिक्स आ सकता है आईटी कंप्लायंस एंड प्रोसेस के बारे में। और उसके बाद लास्ट वाला मैंने आपको बताया था कि जो जीआरसी प्रोग्राम जो होता है उसको जब आप इंप्लीमेंट करते हो, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो उसके सक्सेस को मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या की मैट्रिक्स होंगे, क्या क्या आधार होंगे। तो ये आधार को यानी कि मैट्रिक्स, जब भी मैट्रिक की बात आती है तो आपको परसेंटेज की बात याद आती है। तो देखो करके यहाँ पर परसेंटेज परसेंटेज करके यहाँ पर कितनी बार लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़े बहुत इधर उधर के भी पॉइंट होंगे। तो फिलहाल हम लोग क्या बात कर रहे थे, बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज ऑफ आईटी। अगर इसमें की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आता है तो आपको ईडीएम वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन की याद आनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि इवैल्यूएशन करने के लिए आता है बिजनेस वैल्यू फ्रॉम बिजनेस वैल्यू जो डिराइव हुई है यूज ऑफ आईटी से, ठीक है, तो उसमें परसेंटेज की बात आती है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कितना परसेंटेज आईटी से बेनिफिट रियलाइज हो रहा है या होगा पूरे इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में, पूरे इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में, ठीक है। आईटी इनेबल्ड इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उससे कितना बेनिफिट हो रहा है, परसेंटेज ऑफ आईटी सर्विसेज जो आपने एक्सपेक्ट किया था क्या उतना बेनिफिट रियलाइज हो रहा है। तो दूसरी बात आईटी सर्विसेज के बारे में आ गई, ठीक है। तो पहले पॉइंट में आईटी इनेबल इन्वेस्टमेंट, दूसरे पॉइंट में आईटी सर्विसेज, ठीक है। फिर आईटी इनेबल इन्वेस्टमेंट जो होते हैं जितना आपका बेनिफिट क्लेम बेनिफिट था उतना मिला या फिर एक्सपेक्ट किया, यानी कि आईटी लेते वक्त में जब सर्विस लेते हो तो उन्होंने आपको स्पेसिफिकेशन दिखाया था रिसोर्सेज एंड सर्विसेज लेने टाइम में, तो आपने एक्सपेक्ट किया था जितना बेनिफिट क्लेम किया था उतना बेनिफिट मिला या उससे ज्यादा मिला, आपको बढ़ के मिला, ये देखना है। उसके बाद जो भी परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बिजनेस केसेस, मतलब कितनी बार आपको प्रॉब्लम आई आईटी के यूज करने की वजह से, उसको बिजनेस केस बोला गया है, ठीक है। और उसको क्लियरली डिफाइन करना है और क्या क्या अप्रूव्ड जो होंगे आपके बेनिफिट हुए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ये आप मैट्रिक्स के टर्म में देख सकते हो, आईटी इनेबल इन्वेस्टमेंट, आईटी सर्विसेज, फिर आईटी इनेबल इन्वेस्टमेंट में क्लेम बेनिफिट, फिर इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। उसके बाद जो आईटी सर्विसेज के रिस्पेक्ट में था, जो क्या आईटी सर्विसेज कितना परसेंटेज आपको रियलाइज हुआ है एक्सपेक्टेड जितना किया था उसके हिसाब से, तो परसेंटेज ऑफ आईटी सर्विसेज उसको क्लियरली डिफाइन, जो इसको भी कॉस्ट एंड बेनिफिट के टर्म में आपको देखना है, इन्वेस्टमेंट को भी कॉस्ट एंड बेनिफिट के टर्म में देखना है। उसके बाद आईटी के इस्तेमाल करने की वजह से स्टेक होल्डर लोगों को कितना सेटिस्फैक्शन मिला ट्रांसपेरेंसी के रिस्पेक्ट में और एक्यूरेसी के रिस्पेक्ट में, खासकर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें जो होती हैं वो आपको देखनी है यहाँ पर। तो डिस्कस द की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस व्हिच आर नीडेड टू इंप्लीमेंट फॉर इवैल्यूएटिंग बिजनेस वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम यूज ऑफ आईटी। इसमें दो बातें आपको याद रखनी है, एक ये परसेंटेज वाला जिसमें की मैट्रिक्स है, और दूसरा हमने क्या बताया ईडीएम वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन वाला। ये आपको दो बातें याद रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, उसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। ईआरएम के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या क्या लिख सकते हो, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट आखिर क्या होता है। ये रिस्क मैनेजमेंट के बारे में तो आपने बहुत चीजें सुनी होगी। रिस्क मैनेजमेंट टर्म आते के साथ आपको याद आना चाहिए कुछ बातें जो कि बहुत कॉमन बातें हैं। रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। रिस्क को आप मैनेज कर सकते हो लेकिन परमानेंट एलिमिनेट कोई कर बोल दे वो नहीं कर सकता है। रिस्क को मैनेज करने के लिए, ठीक है, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले रिस्क को पहचानना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसके बाद उसका असेसमेंट किया जाता है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाई करने का इवैल्यूएट करते हो और असेसमेंट करते हो और एप्रोप्रिएट कंट्रोल जो है उस पर लगाते हो, जो कंट्रोल जरूरी है वो कंट्रोल लगाते हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर हमने देखा कि इंटरप्राइज लेवल पर भी रिस्क को आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो। मतलब इंटरप्राइज लेवल पर भी आपको रिस्क को पहले पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, इवैल्यूएट एंड असेसमेंट करना है, एप्रोप्रिएट कंट्रोल ढूंढकर लगाना है और उस कंट्रोल का लगातार मॉनिटर करते रहना ताकि वो अपडेटेड बना रहे। तो रिस्क क्या होता है अगर देखा जाए तो रिस्क एक पॉसिबल इवेंट होता है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को, इंटीग्रिटी को और अवेलेबिलिटी को हार्म कर सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को हार्म कर सकता है। तो ये एक पॉसिबल इवेंट होता है, ठीक है। मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। इफेक्ट का एक्सटेंट जो होता है उसको दो कैटेगरी में आप बांटते हो, एक टॉलरेबल और दूसरा बियॉन्ड टॉलरेबल। टॉलरेबल का भी एक्सटेंट जो है टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है, ठीक है। उस पर कैसे कैसे कंट्रोल लगाना है ये सारी चीजें जो होती है स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, यानी कि इन सब चीजों को डिसाइड करता है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, स्ट्रैटेजी का, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में जो आपका स्ट्रैटेजी होता है उसका डिजाइन करता है, उसको इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, उसको मॉनिटर करता है और उसको ऑपरेशनल बनाए रखता है, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी टॉप मैनेजमेंट की होती है, डीमो करना, ठीक है, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस और ऑपरेशन करना टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को, ठीक है। आईटी की सिक्योरिटी
मतलब और आईटी का जो कंट्रोल होता है, ठीक है, ये ओवरऑल ईआरएम का सब्जेक्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की के रिस्पेक्ट में जो सिक्योरिटी वगैरह सब लगाते हो, ठीक है, ओवरऑल ईआरएम का, ओवरऑल इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में आईटी जो होता है विशेष फोकस एरिया होता है, ठीक है, विशेष फोकस एरिया होता है, ठीक है। और ये जो रिस्क मैनेजमेंट करना होता है ये एक आपकी न केवल आपके फायदेमंद है बल्कि कई लॉ ने इसको कंपलसरी बोल दिया है। अगर मान लो कि आप कंपनीज एक्ट की बात करते हो, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात करते हो, या फिर कोसो फ्रेमवर्क की बात करते हो, सेबी का लिस्टिंग एग्रीमेंट क्लॉज नंबर 49 है, क्लॉज 49 की बात करते हो, ठीक है, या फिर साबन ऑक्सिलरी एक्ट की बात करते हो, इन सब ने बोला है कि इंटरप्राइज लेवल पर रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ना केवल ये आपका क्या बोलते हैं उसको, आपके फायदे की चीज है, बल्कि आपका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है रिस्क मैनेजमेंट करना, यानी कि गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लाइंस करना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सप्लेन द टर्म रिस्क इन एन आईएस इन्वायरमेंट। आप इंफॉर्मेशन सिस्टम के वातावरण में काम करते हो तो रिस्क के टर्म को आपको डिफाइन करना है, कुछ ना कुछ जो है बातें होनी है आपको इसके बारे में, ठीक है। तो रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टिकुलर थ्रेट एक्सप्लॉइट कर जाए, ठीक है, कोई पार्टिकुलर थ्रेट आ जाए, एक्सप्लॉइट कर जाए, सक्सेसफुल हो जाए, तो क्या क्या पोटेंशियल हार्म हो सकता है, उस चीज को रिस्क बोलते हैं। कोई पार्टिकुलर थ्रेट के रिस्पेक्ट में आप रिस्क को डिफाइन करते हो, ठीक है। मतलब रिस्क एक पॉसिबल इवेंट होता है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्रोसेस के स्ट्रक्चर को हिला के रख सकता है, अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। रिस्क की फीचर्स होते हैं, रिस्क के भी फीचर्स होते हैं, देखो रिस्क के भी फीचर्स होते हैं, ध्यान रहे। रिस्क का सबसे बड़ा फीचर्स क्या होता है? न जाने किस पल में रिस्क आ जाए। जैसे कि आपको याद होगा पटना इंदौर एक्सप्रेस का जो दुर्घटना हुई थी, तो इस पर बैठने वाले लोगों को पता नहीं था कि उनका इतना बड़ा रिस्क है, नहीं तो वो वहां पर बैठते ही नहीं ट्रेन में, ठीक है। तो रिस्क का सबसे बड़ा जो होता है फीचर्स क्या होता है? पल, किस पल में। तो P फॉर क्या हो गया, ठीक है, रिस्क का जो P फॉर प्रोबेबिलिटी हो गया, मतलब लॉस का पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई ना कोई थ्रेट या वल्नरेबिलिटी जो होती है वो पोटेंशियल होना चाहिए, उसका लॉस का पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। U का मतलब क्या हो गया? अनसर्टेन होना चाहिए, लॉस अनसर्टेन होना चाहिए, ठीक है। और L का मतलब क्या हो गया? लाइकलीहुड, यानी कि प्रोबेबिलिटी के टर्म में आप जो है वो अंदाजा लगा सको, एग्जैक्टली ना बता सको। आप एग्जैक्टली अगर बता ही दिए तो उसको रिस्क की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो P फॉर क्या हो गया? लॉस पोटेंशियल, U फॉर अनसर्टेनिटी, और उसके बाद लाइकलीहुड, तो न जाने किस पल में कौन सा रिस्क आ जाए। उसके बाद स्टडी मेटल में एक लिखा हुआ है न्यू रिस्क एरिया, ठीक है। ये सब एडिशनल बातें मैं बता रहा हूं, जबकि अगर रिस्क के बारे में आईएएस वातावरण में रिस्क के बारे में अगर आपको जाने अनजाने लिखने आ जाता है तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। यहां पर हम लोगों ने देखा कि एक और क्वेश्चन आता है, जो आपको रिस्क जितना चाहिए, मतलब रिस्क जो होता है जितना आपका सिस्टम में, जो आईएएस सिस्टम है, आईएएस इंफॉर्मेशन सिस्टम में जितना आपका प्रोटेक्शन चाहिए उतना प्रोटेक्शन आप नहीं लगा पाते हो, यानी कि प्रोटेक्शन में कमी रह जाती है लगाने में, ठीक है। यानी कि डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन नीड और डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड में अगर कमी रह जाती है तो आपका रिस्क जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि थ्रेट जो होता है वो आपको हार्म कर देता है। तो आखिर वो गैप क्यों रह जाता है? जितना आपको कंट्रोल चाहिए उतना कंट्रोल नहीं लगा पाते हो, ठीक है। चाहिए मान लो कि कंट्रोल 100 और आप लगाते हो कंट्रोल कितना? 75। तो ये जो गैप है, ठीक है, 100% चाहिए, 75% लगाते हो, ये गैप क्यों रह जाता है? इसके मुख्य कारण क्या क्या हैं? तो यहां पर मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि एक हीरोइन है, उसको ये राक्षस उड़ा के ले जाना चाहता है, ठीक है, हीरोइन को राक्षस उड़ा के ले जाना चाहता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड क्या है कि हीरो के पास इतनी ताकत है कि ये मान लो कि हीरो है, हीरो के पास इतनी ताकत है कि वो हीरोइन की रक्षा कर सकता है। मतलब डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड क्या है कि हीरो रक्षा करे, लेकिन डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अप्लाइड क्या होता है? हीरो रक्षा ना करके हीरोइन का पिताजी रक्षा करता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अप्लाई क्या हो गया और डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड क्या हो गया? यानी कि दोनों में गैप रह गया। अब जब गैप रह जाएगा तो ये राक्षस हीरोइन को उड़ा के ले गया, ठीक है। तो ये हमारी कहानी है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि क्यों उड़ा के ले गया, ठीक है। इसको आप एक अजीबो गरीब अंदाज में पूछते हो कि क्यों उड़ा के ले गया, तो उसको क्या बोलोगे? वाई उड़ाई, क्योंकि ये अभिनव झा की अनोखी कक्षा है तो इसमें कुछ भी मेमोरी टेक्निक हो सकता है। वाई का स्पेलिंग आप ऐवे ही लिखोगे जैसे यहां पर लिखा हुआ है, WIEUDAI, ठीक है। तो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन नीड और डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड में जो गैप रह जाता है उसके कारण क्या होते हैं? वाई उड़ाई। वाई W का मतलब क्या हो गया? वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करते हो। इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सब सिस्टम, एक इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम दूसरे से कनेक्ट रहता है। जैसे कि दिल्ली की एक छत पे अगर चोर सक्सेसफुली चढ़ गया तो वो दूसरे छत पे जंप कर जाता है क्योंकि सारे इंटरकनेक्टेड हैं। इसी तरह सिस्टम भी जो होता है वातावरण में, नेटवर्क की दुनिया में इंटरकनेक्टेड होता है।
वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ ज्यादा ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो। इलिमिनेशन ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड स्पेस, दूरी को, समय को और स्पेस का जो इलिमिनेशन करते हो, यानी कि उसका वो आपके एक तरह से कंस्ट्रेंट है, ठीक है, तो आपका सही समय पर पहुंच नहीं पाता है कंट्रोल आपका, ठीक है। वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सिस्टम, इलिमिनेशन ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड स्पेस। उसके बाद अनइवननेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, न जाने टेक्नोलॉजी कब बदल जाए, अनइवन है ये बात, ठीक है। उसके बाद डिवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, मैनेजमेंट क्या करती है, अपने काम को डेलीगेट करती है और अपने कंट्रोल को खो देती है, उसका कंट्रोल में कमियां रह जाती है, तो मैनेजमेंट के कंट्रोल में, तो डिवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। उसके बाद ए का मतलब क्या हो गया, अट्रैक्टिवनेस ऑफ कंडक्टिंग अनकन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक अटैक, अनकन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक अटैक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक अटैक करने के लिए दिमाग चाहिए, लैपटॉप पे बैठ के इंटरनेट कनेक्ट करके सब दिमाग लगाते रहते हैं। फिजिकल अटैक करने के लिए दम चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक अटैक करने के लिए दिमाग चाहिए, तो उसका बहुत अट्रैक्शन आज के डेट में हो गया है। तो अट्रैक्टिवनेस ऑफ कंडक्टिंग अनकन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक अटैक। और आई का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब यहां पर जो आपका मतलब जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पे जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वगैरह सब होता है, ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर हो गई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ न्यू रिस्क एरिया के बारे में। न्यू रिस्क एरिया करके आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, न जाने अगर पूछ दिया जाए, ठीक है, तो न्यू रिस्क एरिया में आप क्या बोल सकते हो, न्यू रिस्क एरिया में बोल सकते हो एक्सटर्नल डेंजर, ठीक है, एक्सटर्नल डेंजर, ठीक है, ये पहला नया रिस्क एरिया है। जैसे कि एक्सटर्नल डेंजर में हैकर, ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विसेज, वायरस अटैक या फिर कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन का लीकेज हो जाना, ये सारी चीजें आती है। उसके बाद मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये कौन कर सकता है, आपका एम्प्लॉय ही कर सकता है, तो ये सारे कुछ न्यू रिस्क एरिया होते हैं। न जाने इसको न्यू रिस्क एरिया बोल के नाम क्यों दिया गया है, बट आपके स्टडी मटेरियल में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो न्यू रिस्क एरिया आप इसको बोल सकते हो या रिस्क के एग्जाम्पल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वाई उड़ाई हम लोगों ने देखा, उसके बाद न्यू रिस्क एरिया देखा। अब एक चीज और अगर बात करते हो कि रिस्क रिडक्शन करने की आवश्यकता आखिर क्यों होती है, क्योंकि आपका बिजनेस परफॉर्मेंस जो है वो बना रहे, कस्टमर के साथ इंटीग्रिटी बनी रहे, ठीक है, आपका मैनेजमेंट अच्छा रहे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले और आपका रेपुटेशन बना रहे। तो ये कुछ चर्चा हम लोगों ने टर्म रिस्क के बारे में की, जो कि आईएएस एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में आता है। अब हम लोग कुछ चर्चा करते हैं कुछ टर्म के बारे में। फॉलोइंग टर्म इन कंटेक्स्ट ऑफ रिस्क, रिस्क के टर्म में, रिस्क के रिस्पेक्ट में कुछ टर्म की चर्चा करते हैं कि आखिर एसेट्स किसको बोलते हैं, ठीक है, एसेट्स किसको बोलते हैं, थ्रेट किसको बोलते हैं, वल्नरेबिलिटी किसको बोलते हैं, एक्सपोजर किसको बोलते हैं, लाइकलीहुड या थ्रेट किसको बोलते हैं, अटैक किसको बोलते हैं और काउंटर मेजर किसको बोलते हैं। तो रिस्क के बारे में कुछ टर्म अब हम लोग जानते हैं। रिस्क के बारे में हमने काफी देर तक चर्चा करी, अब हम लोग रिस्क के कुछ बेसिक टर्म के बारे में जानते हैं जिसका बराबर से रिस्क में यूज किया जाता है, और ये आपके एग्जाम में भी पूछ चुका है कई बार, ठीक है, लगभग 3 से 4 बार इन सब में से पूछ चुका है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एसेट्स के बारे में। एसेट्स क्या होता है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है एसेट्स वो चीज होता है, एसेट्स बोलो तो यहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन एसेट्स की बात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन ही आपका एक एसेट्स होता है, यानी कि राइट टाइम पर राइट पर्सन को राइट इंफॉर्मेशन अगर मिलेगा तो वो राइट डिसीजन ले पाएगा, और राइट डिसीजन ले पाएगा तभी बिजनेस में सक्सेस मिल पाएगा। इसीलिए कहा जा सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। एसेट्स जो होता है समथिंग ऑफ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, उसको एसेट्स बोला जाता है। एसेट्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एसेट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, रिस्क के भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा कि न जाने किस पल में रिस्क आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले होता है कि कुछ ना कुछ वैल्यू रिकॉग्नाइज होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, एसेट्स की कुछ ना कुछ वैल्यू रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपको याद आना चाहिए वर्ड रिकॉग्नाइज्ड, तो उसकी वैल्यू रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू, ठीक है, यानी कि क्वांटिटेटिव वैल्यू जो होती है वो आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। उसके बाद बिना कॉस्ट, टाइम, रिसोर्सेज को लगाए हुए रिप्लेस करना पॉसिबल ना हो, कॉस्ट, स्किल, टाइम एंड रिसोर्सेज या उसके कॉम्बिनेशन को लगाए बिना आसानी से रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी में का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। एसेट्स जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का पार्ट होना चाहिए। उसके बाद एसेट्स, मान लो एसेट्स या डाटा इंफॉर्मेशन जो होता है उसको क्लासिफिकेशन के लायक होना चाहिए, जैसे कि टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, या अदर पब्लिक के लिए। तो डाटा क्लासिफिकेशन जो होता है वो करने के कैपेबल होना चाहिए। तो वो सारी चीजें एसेट्स होनी चाहिए, जिसमें 4 प्रकार के गुण हैं। पहला रिकॉग्नाइजेशन, दूसरा आसानी से रिप्लेस होने लायक ना हो, आपके कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का एक पार्ट हो। उसके बाद एसेट्स अगर डाटा या इंफॉर्मेशन है तो उसका क्लासिफिकेशन किया जा सके, टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल या पब्लिक डाटा के हिसाब से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या होती है, वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड को वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक्सपोजर हो गया
तो सिस्टम में थ्रेट आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये टूटा है, कड़ी टूटी हुई है, इसका मतलब क्या है कि कमजोर है। कहीं भी वीकनेस हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम में हो सकता है या आपके क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में हो सकता है या इंफॉर्मेशन सिस्टम के अदर किसी कंपोनेंट में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर वल्नरेबिलिटी जो होते हैं उसके कंडीशंस होते हैं, वल्नरेबिलिटी के कंडीशंस होते हैं जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो या एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब वल्नरेबिलिटी कब माना जाएगा कि वल्नरेबल है, कोई सिस्टम जो है उसमें वल्नरेबिलिटी है, उसको कब बोला जाएगा। ठीक है, तो तब बोला जाएगा जो अटैकर को चार बातें अलाउ कर सकता है। क्या क्या अलाउ कर सकता है? अनदर यूजर की तरह कमांड एग्जीक्यूट करना, मतलब एक यूजर की तरह कमांड एग्जीक्यूट करने अलाउ कर देगा, यानी कि आपके सिस्टम में कमी है, मतलब आपके अटैकर को अलाउ कर देगा, मतलब इंट्रूडर को, अनऑथराइज्ड पर्सन को अलाउ कर देगा। दूसरा, एक्सेस अलाउ कर सकता है, एक्सेस कमांड एग्जीक्यूट करना, एक्सेस करना अलाउ कर सकता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड डाटा पर। ठीक है, तीसरा, एंट्री पास करना अलाउ कर सकता है, एंट्री पास करना अलाउ कर सकता है आपके सिस्टम में। या फिर डिनायल ऑफ सर्विस करना। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब क्या हो गया? जब किसी नेटवर्क को या किसी पार्टिकुलर सिस्टम में बहुत सारे पैकेट्स छोड़े जाते हैं, मतलब उसको जाम कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे कमांड्स लगातार कंटिन्यूअस छोड़े जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, सिस्टम या तो स्लो हो जाता है या वर्क करने से ही डिनाई कर देता है। इसको शटिंग डाउन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, चैप्टर नंबर 3 में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने वल्नरेबिलिटी के बारे में जाना। ठीक है, जो अटैकर को ये सारी चीजें अलाउ कर सकती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सपोजर क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्सपोजर, ई फॉर एक्सपोजर, ई फॉर एक्सटेंट, मतलब अगर एक्सटेंट ऑफ लॉस, अगर रिस्क मैटेरियलाइज हो जाए तो मतलब किस हद तक आपके सिस्टम को हार्म हो सकता है या सिस्टम के कंपोनेंट को हार्म हो सकता है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ लॉस को एक्सपोजर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ टर्म के बारे में जानते हैं। लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड किसको बोलते हैं? ठीक है, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो रिस्क है, क्या प्रोबेबिलिटी है जो अनडिजायरेबल इवेंट जो होता है वो अकर कर जाएगा, यानी कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा अकर करने में, उसको लाइक्लीहुड बोलते हैं, जो कि हमेशा प्रोबेबिलिटी के टर्म में बताया जाता है। चांस जिसको आप बोलते हो। अटैक किसको बोलते हैं? मलेशियस इंटेंशन के साथ किसी सिस्टम के सेफगार्ड को डिफीट करने की कोशिश, मलेशियस इंटेंशन के साथ बुरे इच्छाओं से किसी के सिस्टम को, किसी के इंफॉर्मेशन सिस्टम को के सेफगार्ड को डिफीट करने की कोशिश को अटैक कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं काउंटर मेजर किसको बोलते हैं। जाहिर सी बात है कि काउंटर अटैक, ये सब वर्ड आपने अच्छे तरीके से सुना होगा। तो वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश, कोई भी एक्शन या कोई भी प्रोसीजर या कोई भी टेक्निक, किस लिए? वल्नरेबिलिटी को, यानी कि सिस्टम सेफगार्ड के वीकनेस को रिड्यूस करने के लिए, उसको काउंटर मेजर कहा जाता है, काउंटर मेजर कहा जाता है। उसके बाद हम लोग एक टर्म और देखते हैं। एक टर्म आपका आता है रेजिडुअल रिस्क। रेजिडुअल रिस्क किसको बोलते हैं? आप कितना भी काउंटर मेजर लगा लो, कितना भी काउंटर मेजर लगा लो, कुछ ना कुछ रिस्क बचा हुआ रह जाता है। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको आप बोलते हो कि रेजिडुअल रिस्क, मतलब आप कितना भी सिस्टम में सेफगार्ड लगा लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीकनेस बचा रह जाता है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल रिस्क बोलते हैं, उसको बचे खुचे रिस्क को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मतलब कुछ लिस्ट के बारे में देखते हैं। हम लोग बात करते हैं सोर्स ऑफ रिस्क इन एन आईटी इन्वायरमेंट। आईटी इन्वायरमेंट में आखिर सोर्स कहाँ से आता है, तो क्या कहाँ से आ सकता है। जैसा कि आपको पता है, एक कंपनी है एनटीपीसी और एक कंपनी है एचईसी। ठीक है, तो ये एनटीपीसी और एचईसी में कहाँ से रिस्क आता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये लोग आईटी यूज करती है तो इनके वातावरण की चर्चा करेंगे। एन का मतलब क्या हो गया? एनटीपीसी की चर्चा सबसे पहले करते हैं। एनटीपीसी, एन का मतलब क्या हो गया? नेचुरल इवेंट। नेचुरल इवेंट से भी आपका रिस्क आता है। ठीक है, टी फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी और टेक्निकल इश्यूज के रिस्पेक्ट का रिस्क। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल डिसीजन पे भी आपका डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि मानो कि यहाँ पर क्या होता है, मतलब ओजोन परत को जो है डैमेज कर रहा है या कोई जो है एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है, तो एनवायरमेंटल लॉ वगैरह सबको भी आपको ध्यान देना है कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज करने के टाइम में। तो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। उसके बाद कमर्शियल एंड लीगल रिलेशन, कमर्शियल एंड लीगल रिलेशन। ठीक है, तो ये एनटीपीसी, एन का मतलब केवल आपको पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जहां पर स्टडी मटेरियल में आपके पॉइंट केवल लिखा हुआ, केवल पॉइंट आपको पूछे जाएंगे और केवल पॉइंट याद रखना है। एन से नेचुरल इवेंट, टी से टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल इशू, उसके बाद पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, कमर्शियल एंड लीगल रिलेशन। ठीक है, उसके बाद एच का मतलब क्या हो गया, ई का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब क्या हो गया। एच का मतलब ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि जो आपके डिस्ग्रंटेड इंप्लॉई लोग होते हैं, डिससेटिस्फाइड
एम्प्लॉय लोग होते हैं वो लोग कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से रिस्क आ जाता है उसके, या फिर नादान होते हैं, उनको ट्रेनिंग उतनी नहीं दी गई रहती है, स्किल्ड नहीं रहते हैं पूरे। इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, ठीक है, HEC का मतलब इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है रिस्क आना, क्योंकि आपने प्रॉपर कंट्रोल लगाने के लिए पैसे चाहिए। उसके बाद कंट्रोल एक्टिविटीज एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज, उसके बाद लास्ट वाला आता है एक इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल एक्टिविटीज। तो एन मतलब नेचुरल इवेंट, टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल इशू, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, कमर्शियल एंड लीगल रिलेशन, उसके बाद ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, कंट्रोल एक्टिविटी एंड मैनेजमेंट एक्टिविटी, इंडिविजुअल एक्टिविटीज। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कुछ कंसेप्ट के बारे में, क्या क्या कंसेप्ट होता है। रिस्क असेसमेंट, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, ऑडिटर्स रोल इन रिस्क इवैल्यूएशन, नीड फॉर IS सिक्योरिटीज, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिस्क असेसमेंट की चर्चा करते हैं। रिस्क असेसमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या क्या किया जाता है। रिस्क को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि सिस्टम में क्या क्या थ्रेट और वल्नरेबिलिटी है, उसको आपने पहचान लिया, क्या क्या वीकनेस है सिस्टम सेफगार्ड में। उसके बाद उसका इंपैक्ट का इवैल्यूएशन किया जाता है कि अगर वो रिस्क आ गया तो क्या क्या इंपैक्ट होगा, अकॉर्डिंगली प्रॉपर कंट्रोल जो है वो लगाए जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क को आप हमेशा एक्सेप्टेबल लेवल पे रखना चाहते हो, यानी कि टॉलरेबल लिमिट क्रॉस नहीं करे, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल रखने के लिए रिस्क को मैनेज करना काफी जरूरी होता है। तो इसके लिए कई सारी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी वगैरह सब बनाई जाती है, उसको रिस्क मैनेजमेंट करना बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑडिटर्स रोल इन रिस्क इवैल्यूएशन। रिस्क इवैल्यूएट करने में ऑडिटर का क्या क्या रोल होता है। ऑडिटर आपको बताता है कि आपका कंट्रोल एडिक्वेट है या नहीं है। गैप एनालिसिस करता है, मतलब डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन नीड और डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, इसमें क्या क्या गैप है उसको एनालिसिस करता है। वीकनेस ढूंढकर मैनेजमेंट को बताता है, और साथ में वो प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव कंट्रोल जो है उसका रिकमेंडेशन भी देता है। तो ये कुछ ऑडिटर्स के रोल आते हैं। ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए बस मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा तो आप सही दिशा में आंसर कर पाओगे। नीड फॉर IS सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम की आवश्यकता क्यों होती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो और IT वातावरण में, क्योंकि आपके जितने भी डाटा है वो नेटवर्क पर ट्रेवल करते रहते हैं। इसकी वजह से आपका और दूसरा कि कंप्यूटर फैसिलिटीज के बिना आपका काम नहीं चलने वाला है, इसीलिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। इसकी अगले क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया था, रेजिडुअल रिस्क किसको बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं वेरियस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। इसको हम लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि रिस्क मैनेजमेंट की क्या क्या स्ट्रैटेजी होती है, उसके बारे में पूरी कथा। रिस्क मैनेजमेंट की पहली स्ट्रैटेजी, सब में T लगा हुआ है। जब रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी पूछता है तो आपको 5 टाइम T याद आना चाहिए। क्या आना चाहिए याद? तो 5 टाइम T याद आना चाहिए। T का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं, लास्ट वाले को बोलते हैं टर्न बैक, इसीलिए मैंने बोला 5 टाइम T का मतलब क्या हो गया? टॉलरेट। पहले T का मतलब टॉलरेट करना है या एक्सेप्ट करना है रिस्क को। मतलब अगर आपके एक्सटेंट तक, मतलब उतना आप नॉर्मल एक्सपेंडिचर मानते हो, अगर इंपैक्ट बहुत माइनर है तो उसको आप खर्चा ही कंसिडर करते हो, उसको कॉस्ट कंसिडर करते हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टॉलरेट करना, यानी कि रिस्क को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट द रिस्क, पहली स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की, रिस्क मैनेजमेंट की, टॉलरेट करो यानी कि एक्सेप्ट करो। और उसी से रिलेटेड है टर्न बैक। टर्न बैक, ध्यान देना, ठीक है। टर्न बैक मतलब जब इंपैक्ट वेरी लो होता है, यहां पर इंपैक्ट के बारे में मैंने क्या बोला? माइनर होता है, तो इसको कॉस्ट ट्रीट करते हैं। लेकिन जब वेरी लो होता है तो उसको इग्नोर करो, कोई कॉस्ट वॉस्ट ट्रीट नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं टर्न बैक, अवॉइड द रिस्क, ठीक है, टर्न बैक, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो बीच में बच गया ये 3 वाला, ठीक है, 3। तो इसके बाद बोलते हैं कि टर्मिनेट करना या एलिमिनेट करना रिस्क को। मान लो किसी पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी को आप यूज कर रहे हो, या किसी पार्टिकुलर सप्लायर या पार्टिकुलर कस्टमर से या किसी और पार्टिकुलर चीजों से आपको रिस्क है, तो उसको हटा दो, कंप्लीट उसको अवॉइड करो, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो उसको टर्मिनेट द रिस्क बोलते हैं। उसके बाद रिस्क को ट्रांसफर करना, मतलब दूसरों के साथ रिस्क को शेयर करने की कोशिश। मतलब मान लो कि आप कोलैबोरेशन कर ले, तो मान लो आपका पावर फेलियर होने का डर है, ठीक है, तो आप क्या करते हो उस सिचुएशन में, ठीक है। मान लो कि 2 ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन को यही रिस्क है कि उसके एरिया में पावर हमेशा कट हो जाता है, तो दोनों मिलकर एक पावर सेंटर बना लिया और आपस में जो है जो जब जरूरत पड़ी जिसको वो मदद किया, या फिर कोई फैसिलिटी इनके पास है इनके पास नहीं है, तो एक दूसरे की मदद करे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रांसफर या शेयर द रिस्क को शेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद ट्रीट या मिटिगेट द रिस्क, यानी कि आपका जो प्रॉपर सुटेबल एप्रोप्रिएट कंट्रोल लगाना, जो कि चैप्टर नंबर 3 में पूरा ट्रीट करना आप सीखोगे, ठीक है। फिजिकल कंट्रोल, उसके बाद लॉजिकल कंट्रोल, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, उसको ट्रीट और मिटिगेट द रिस्क बोलते हैं। तो ये सारे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज होते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज आपको आएगा एग्जाम में, तो आपको ये 5 बातें पक्की से याद आनी चाहिए।
चाहिए, टॉलरेट या एक्सेप्ट द रिस्क, टर्मिनेट और एलिमिनेट द रिस्क, ट्रांसफर और शेयर द रिस्क, ट्रीट और मिटिगेट द रिस्क, उसके बाद अवॉइड द रिस्क यानी कि टर्न बैक। ठीक है, ये आपके जो है 5 पॉइंट होते हैं वो आपको याद आनी चाहिए। उम्मीद है कि आप गलती नहीं करोगे यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं कोविड के रिस्पेक्ट में। चलिए हम लोग कोविड के रिस्पेक्ट में अगली चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।